हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 साइंस का जो बिहार बोर्ड का साइंस है उसका 5वां जो चैप्टर है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, उसका जो भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है उस सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर बनाए हैं उसको एकदम अपडेट किए हैं, सही किए हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सके। तो जो भी क्वेश्चन है एकदम 7th क्लास के हिसाब से है। दूसरा जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सब शुद्ध लिखा हुआ है ताकि कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे ना हो। तो ये आंसर जो भी आपको यहाँ से मिलेगा ये आपका जो कुंजिका है उससे बहुत अलग मिलेगा और बहुत ही शुद्ध मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको हम समझा देते हैं जो क्लास 7 का जो 5वां चैप्टर है उसमें जो दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका चैप्टर में दिया गया है, इसी को आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे अभ्यास, जिसमें कुल जो है 13 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद इसका वन वर्ड वाला क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे कारण बताओ वाला है, उसके बाद क्या होता है जब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं उसका आंसर क्या होगा। और जो भी दोस्त देख रहे हैं या जो भी छात्र देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो उसको भी आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे जिसको डाउनलोड करके आप आगामी एग्ज़ाम के लिए बार बार इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, तो ऊपर कुछ कथन दिए गए हैं जिसको आपको रिक्त स्थान में क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो क है डैश डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद देती है। तो कौन सा गैस है जो आग को जलाने में मदद करता है, सुलगने में मदद करता है? तो गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। और उसको बुझाने में कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है डैश 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 परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। किस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगला है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और इसी को हम लोग प्यार से, मतलब इसका कॉमन नाम है खाने का सोडा। यह एक क्षार होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है घ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश डैश के लिए दूधिया हो जाता है। देखिए, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से हम लोग गुजारते हैं तो याद रखिएगा चूने के पानी दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रिएक्शन से ये दोनों अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और इसी के कारण याद रखिएगा उसमें एक परत आ जाता है, एक कलर आ जाता है, दूधिया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी चूने के पानी से गुजारेगा तो वो दूधिया हो जाएगा। किसके बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, जिसका सूत्र यहाँ पे हम लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो निश्चित ही इसका अगला सीरीज हम आपको कंप्लीट कराएंगे और पूरा क्लास 7 का, 8 का, 9 का, 10 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो दूसरा आपका दिया है, दूसरा में कह रहे हैं निम्नलिखित प्रक्रियाओं को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित कुछ आपको परिवर्तन दिया है भौतिक और रासायनिक, उसमें आपको बताना है कौन भौतिक है और कौन रासायनिक है। तो देखिए, चौक का चौक चून में बदलना, तो किसी भी चीज़ का याद रखिएगा अवस्था बदल रहा है, वो उसको पीट के पतला शीट में बदल रहा है, कूट रहे हैं, पीस रहे हैं, ये सब जो भी परिवर्तन है वो सब के सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है।
तो चौक को तोड़िए, उसको पाउडर बनाइए, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला है मोम का पिघलना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ अगर पिघल रहा है, ये कोई भी चीज़ अगर उबल रहा है, कोई भी चीज़ गैस में बदल रहा है, मतलब अवस्था का बदलाव है, तो यह क्या होगा, यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। तो मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अगला है भोजन का पाचन। तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन में बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो भोजन का पचना हो तब, या खाना का पकना हो तब, या किसी भी चीज़ का गलना हो तब, और गलना मतलब सड़ना हो तब, ये सब के सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए भोजन का पाचन जो होगा वो भी रासायनिक परिवर्तन होगा। दोस्तों इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये जो भी हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं वो सब के सब सही है, शुद्ध है, और पूरे यूट्यूब पर आप कहीं भी देखिएगा तो इतना शुद्ध आपको आंसर जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक एक चीज़ को हम पढ़े हैं और सही से देखते हुए आंसर को तैयार किए हैं, ताकि आपसे मतलब आपके लिए ये जो मटेरियल है उसमें कोई भी गलती ना हो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण हो तब, या श्वसन हो तब, मतलब रेस्पायरेशन हो तब, ये दोनों के दोनों क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यह एक तरह का क्या होता है, यहाँ पे अभिक्रिया होता है। तो जहाँ पे भी अभिक्रिया हो जाए उसको हम लोग उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन जरूर बोलेंगे। अगला है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉयल बनाना। तो देखिए, किसी भी लोहा का या किसी भी धातु को या किसी भी चीज़ को पीट कर अगर आप उसको पतला शीट में बदल रहे हैं, तो कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, वही चीज़ का वही चीज़ है, बस उसका रूप बदल रहा है, और ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन हम लोग बोलते हैं। तो एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, यह भौतिक परिवर्तन होगा। अगला है जल में शक्कर को घोलना। तो जल में शक्कर को घोलते हैं, तो देखिए कोई भी अगर विलयन आप बनाते हैं, नमक पानी बनाइए तब, या शुगर को डालिए पानी में तब, या ग्लूकोज को डालिए तब, कोई भी अगर आप विलयन बनाते हैं तो विलयन जो है वह एक तरह का विलयन होता, मिश्रण होता, वो एक तरह का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसीलिए जल में शक्कर को अगर घोलते हैं तो वह भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन होगा। अगला है कोयले को जलाना। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी छात्र इसको देख रहे हैं वो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कोयले को जलाना, तो कोयले को अगर जला रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर जला रहे हैं, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वह एक तरह का अभिक्रिया होता है। और उस अभिक्रिया के दौरान कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसको खास ध्यान रखेंगे। तो कोई भी पदार्थ, खास तौर पे कार्बनिक पदार्थ अगर जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, इस सब के, कागज हो गया, इस सब के जलने से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला है रावाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। तो देखिए रावाकरण क्या है, रावाकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो पदार्थ घुला रहता है उस विलयन को गर्म करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो किसी पदार्थ को गर्म करना फिर उसको ठंडा करना, यह जो है यह क्या है, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, पदार्थ वही है, बस उसका रूप बदल रहा था। दोस्तों 1 और 2 नंबर हम लोग कर चुके हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। आशा कर रहे हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और एक एक बात आप समझ पा रहे होंगे। तो ज़रूर वीडियो को बीच बीच में लाइक करते जाइए, और लास्ट में यह समय मिले तो सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में ज़रूर आप कमेंट करेंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगला है बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कथन जो है सत्य है कि असत्य है। यदि कथन असत्य है तो उसको सही करके लिखिए, असत्य है तो आपको सही करके बताना है, केवल सत्य और असत्य नहीं लिखना है, उसके बारे में भी बताना है ये असत्य क्यों है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लकड़ी के जो लट्ठा है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, ठीक है, उसको अगर आप काट रहे हैं तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो नया चीज़ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लकड़ी को काटिए,
या किसी भी चीज़ को काट रहे हैं तो वहाँ पे कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए लकड़ी का काटने में कोई नया चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा है, नया चीज़ नहीं बनना है। इसलिए लकड़ी के लट्ठे को अगर टुकड़ों में काटते हैं तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, यह क्या होगा, यह एक भौतिक परिवर्तन होगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। अगला है पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए पत्तियों से खाद बनना ये भी असत बात होगा, क्यों होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए पत्तियों से खाद बनना, पत्ती जब सड़ेगा गलेगा तो इसे क्या बनेगा, खाद बनेगा। तो पत्ती के सड़ने और गलने से खाद बन रहा है, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसीलिए पत्ती अलग होगा और खाद अलग होगा और खाद से पत्ती वापस नहीं आ सकता है और यह एक क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इसलिए पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, यह एक असत कथन है। अगला है जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये एकदम सही बात है। अगर लोहा के पाइप के ऊपर या लोहा का कोई भी पदार्थ हो उसके ऊपर जब हम जस्ता से लेपित कर देते हैं, लेप लगा देते हैं, तो वो लोहा का जो भी वस्तु हो सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जस्ता का जो लेप है वह लोहे को क्या करता है, जंग से क्या करता है, बचाता है। तो यह कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। और लोहे के ऊपर जब जस्ते को लगाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण भी बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है घ, मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, एकदम सही बात है, सत्य बात है। जब मैग्नीशियम का रिबन जो है, मैग्नीशियम का फीता जो है, उसको मोमबत्ती के लौ के पास, मोमबत्ती की आग के पास ले जाइएगा तो वो चमकदार श्वेत के साथ क्या होगा, जल उठेगा। तो मैग्नीशियम अगर जलेगा मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यह क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यह पाउडर के रूप में नीचे गिरता रहेगा। अगला है च, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यही हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जलाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, एकदम असत बात है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो तब, कैल्शियम ऑक्साइड हो तब, या सोडियम ऑक्साइड हो तब, कोई भी धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो प्रकृति में क्षारीय होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड का बात करें तब, जैसे CO2 का बात करें तब, सल्फर डाइऑक्साइड का बात करें तब, ठीक है, ये सब जो होता है अधातु का जो भी होता है ऑक्साइड, वो क्या होता है, वो या तो अम्लीय होगा, या तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। उदासीन में जैसे CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब 4 नंबर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 4 में क्या कर रहा है, क्या क्या होता है जब, ठीक है, क्या क्या होता है जब, कुछ बात दिया है उसको बताना है क्या होता है। सिरका में इनो डालते हैं, तो देखिए सिरका में क्या करते हैं, इनो डालते हैं। तो सिरका में जब इनो डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगा, और भी पदार्थ बनता है, ठीक है, यहाँ पे मेटल का सॉल्ट भी बनेगा। तो इस इनो जो होता है, याद रखिएगा, जो खाने वाला सोडा होता है वही इसका भी सूत्र होता है, NaCO3। और सिरका जो होता है, सिरका में क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है। कौन एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, COCH3COH, इसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका खाने वाला सोडा, और ये हो गया आपका एसिडिक एसिड या अम्ल हो गया। दोनों जब अभिक्रिया करता है तो झाग बनने लगता है। जैसे ही आप इनो में, ठीक है, गिलास में इनो भर लीजिए, फिर उसमें एसिड डालिएगा या नींबू का रस डाल लीजिए, सबसे अच्छा। तो नींबू का रस डालिएगा तो बुलबुला बुलबुला बनने लगेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से उसमें इनो में बुलबुला बनने लगता है, ठीक है। ख नंबर को हम लोग देखते हैं। ख नंबर क्या कह रहा है, नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये आंसर जो है थोड़ा सही नहीं है, जो लिखते हैं उसको ध्यान रखिएगा।
नीला थोथा क्या होगा? बाकी सब आंसर सही है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है मतलब सही नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम सही लिख देते हैं। देखिए नीला थोथा, नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा का विलियन है। इसमें जब आप ब्लेड डालिएगा मतलब आयरन डालिएगा, लोहा डालिएगा, ठीक है, इसको अभिक्रिया करके हम लिख देते हैं। नीला थोथा हो गया कॉपर सल्फेट, अब प्लस आयरन हो गया, आयरन को डालिएगा, ब्लेड क्या होता है? आयरन का बना होता है, लोहा का बना होता है, तो ये क्या होगा? FeSO4 अभिक्रिया करेगा, FeSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा। पहले इसका कलर जो था नीला था, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट जो विलियन था उसका कलर क्या था? नीला। बाद में इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा हरा हो जाएगा, ठीक है, हरा हो जाएगा। और कॉपर के ऊपर भूरा कलर का लेप जम जाएगा, भूरा रंग का लेप जम जाएगा, लेप जम जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखिएगा, जब हम नीला थोथा को, ठीक है, नीला थोथा के विलियन में ब्लेड डालते हैं तो यहाँ पे नीला थोथा और लोहा के बीच में अभिक्रिया होता है, जिसके कारण विलियन का जो रंग है वो बदल जाता है, नीला से विलियन का रंग हरा हो जाता है और कॉपर के ऊपर एक भूरा रंग का लेप लग जाता है, ठीक है। अगला है लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो क्या होता है? तो देखिए लोहे का कोई भी पदार्थ हो, तावा हो या कोई भी पदार्थ हो, हसुआ हो, खुरपी हो, कुदाल हो, कोई भी पदार्थ हो, जब उसको आप खुला में रखिएगा मतलब उसको नमी और ऑक्सीजन दीजिएगा तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, ठीक है। तो लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो जंग लग जाता है, नमी और ऑक्सीजन मिलकर लोहे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखिए पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो वहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलता है, अन्य भी पदार्थ मिलता है, लेकिन अन्य पदार्थ का हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। आपको केवल ध्यान रखना है पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करने पर यह टूट जाता है और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। उसके अलावा पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड भी बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड भी बनता है, उसका हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला भी होता है, किताब में दिया है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। KMnO4 नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं है, 7 क्लास में अगर आप हैं तब। अगर आप शिक्षक के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो KMnO4 का फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए, ठीक है। ये चैप्टर इसी पे बेस्ड ही है। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण देना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, इसमें केवल रूप का, आकार का, अवस्था का बदलाव होता है, वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी से भाप बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है और इसमें जो होता है वो रासायनिक संरचना बदल जाता है, तो वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कागज का जलना, कोई भी पदार्थ का जलना हो, तब दूध से दही बनना हो, ये सब जो है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? देखिए जंग लगने के लिए लोहा में अगर जंग लगेगा तो उसके लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है। एक हो गया नमी मतलब पानी, दूसरा हो गया ऑक्सीजन। तो हवा में अगर नमी है, ठीक है, और हवा में ऑक्सीजन है ही, तो ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए। तो ऑक्सीजन और पानी लोहा में जंग लगने के लिए 2 मुख्य कारक होते हैं, ठीक है। इसलिए बरसात के दिनों में अधिक जंग लगता है लोहा में, क्योंकि बरसात के दिनों में हवा के अंदर नमी जो होता है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए जंग को रोकना है तो उसके लिए बहुत सारा तरीका है। जंग निम्नलिखित तरीकों से रोका जा सकता है, ठीक है। लोहा का जो भी वस्तु है उसको रंग करके हम लोग हवा और पानी के संपर्क से उसको रोक सकते हैं। दूसरा है गैल्वेनाइजिंग, मतलब धातु के ऊपर जिंक की परत
चढ़ाकर उसे हम लोग जंग से बचा सकते हैं। तीसरा है तेल या ग्रीस अगर लगाते हैं, ठीक है, उस वस्तु के ऊपर, तो उससे भी ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होगा और उस वस्तु पर क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। 8वां क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, किसी 3 विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे होगा, तो ईंधन के जलने से, कोई भी अगर ईंधन जल रहा है जैसे कोयला, लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब अगर जलता है तो इससे कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। दूसरा है श्वसन के दौरान जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तीसरा है जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिड और चूना, ठीक है, या इसको काट के आप सीधा लिख दीजिए, जब हम रिएक्शन कराते हैं किसको, नींबू का रस, ठीक है, तो नींबू का रस, और जब हम इनो का रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो यह 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसी में है कार्बन डाइऑक्साइड के गुण भी लिखना है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या है, पहला गुण आप याद रखिएगा, यह आग को बुझाने में काम आता है। दूसरा याद रखिएगा, यह जो होता है हवा से भारी होता है, ठीक है, और यह जो होता है इसमें कोई गंध नहीं होता है और कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए यह जो होता है गंधहीन और रंगहीन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रावाकरण से क्या समझते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए रावाकरण क्या है, एक विधि है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी मिश्रण से हम लोग शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करते हैं। जैसे चीनी और पानी घुल गया, नमक और पानी घुल गया, तो नमक को वापस हम लोग कैसे शुद्ध रूप में लाएंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रावाकरण बोलेंगे, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें घोल से ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का रावा कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट को पानी में घोलना है। जब पूरा घुल जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना है, गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। तो घोलना है, फिर दूसरा काम क्या करना है, उसको गर्म करना है। गर्म अगर हो जाए, ठीक है, फिर इसको धीरे धीरे क्या करना है, तीसरा काम ठंडा करना है। ठंडा जैसे ही होगा वैसे देखिएगा, ठंडा होने पर कॉपर सल्फेट का जो रवा है, जो क्रिस्टल है, वो पानी से क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त कर सकते हैं। पहले कॉपर सल्फेट को पानी में घोलेंगे, दूसरा उसको गर्म करेंगे, तीसरा जब गर्म हो जाएगा धीरे 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 उसको ठंडा करेंगे, तो हम पाएंगे कि कॉपर सल्फेट का जो रवा है, क्रिस्टल है, वो पानी से अलग हो जा रहा है। और इस तरह हम लोग कॉपर सल्फेट शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं इस विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन गैस बनने की विधि का वर्णन और इसके गुण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन गैस बनने की विधि क्या है, 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक, पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करके, जो आपके बुक में दिया है, पोटासियम परमैंगनेट को अगर गर्म करते हैं तो वहाँ से भी ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है जब वाटर का H2O का हम लोग क्या करेंगे, विद्युतीय अपघटन करेंगे, ठीक है, विद्युतीय अपघटन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो इसके दौरान भी हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये 2 विधि है। ऑक्सीजन का गुण क्या है, तो यह भी रंगीन होता है और गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। दूसरा, ये सांस लेने के लिए आवश्यक होता है, श्वसन के दौरान जो हम लोग सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन होता है। तीसरा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करता था आग को, वैसे ही ऑक्सीजन जो है उसका उल्टा है, विपरीत है, यह आग को जलाने में क्या करता है, सहायता करता है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जैसे हम लोग कॉपर का रवा हम लोग प्राप्त किए थे, वैसे ही यूरिया का रवा भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट जैसे प्राप्त किए तो वैसे ही यहाँ पे प्राप्त कर लीजिए।
तो यूरिया को क्या करना है, पहले घोल देना है, फिर उसको क्या करना है, गर्म करना है, फिर इसको धीरे धीरे क्या करना है, ठंडा करना है। ठंडा होने पर यूरिया के छोटे छोटे रवे जो है बन जाते हैं, जिसको हम लोग छान कर क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला काम जब भी रवा प्राप्त करना है यूरिया का या कॉपर सल्फेट, तो सबसे पहले आपको घोलना है, घोलने के बाद उसको मतलब जल में घोल देना है। दूसरा उसको गर्म करना है, गर्म हो जाने पर धीरे धीरे उसको ठंडा करना है, और ठंडा हो जाने पर देखिएगा जो रवा है वो अलग हो जाएगा। फिर उसको क्या कीजिए, छान लीजिए, तो रवा अलग हो गया और जो जल था वो बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है 12 और 13, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगता है? तो देखिए, रेगिस्तानी इलाके में जाइएगा तो वहाँ पे जंग नहीं लगेगा, सिंपल बात है, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में क्या है, पानी का कमी है, मतलब मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है। दूसरा वहाँ पे जो मौसम है वो क्या है, सूखा है, मतलब पानी की क्या है, कमी है। ठीक है, लेकिन समुद्री इलाके में जाइएगा, उसके आसपास जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, नमी अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पे समुंदर है, तो वहाँ पे नमी अधिक होगा और नमक भी अधिक है, इस कारण वहाँ पे क्या होगा, जंग अधिक लगेगा। तो समुद्री तटीय क्षेत्रों में हवा में ज़्यादा नमी और नमक होता है, जो लोहे पर जल्दी जंग लगाने का कारण भी बनता है। लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में हवा में नमी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ लोहे पर जंग क्या होता है, कम लगता है। तो ये आंसर को आप लिख सकते हैं। अगला है अंतिम क्वेश्चन 13 नंबर, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन कैसे है? तो देखिए, जब दूध से दही बनता है तो उसका स्वाद, गंध और गुण तीनों बदल जाता है। स्वाद भी बदल गया, उसका गंध भी बदल गया और उसका गुण भी बदल गया। और फिर दूध से मतलब दही से हम लोग वापस दूध को नहीं ला सकते हैं, इस कारण दही का जमना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दही का जमना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, जो भी शिक्षक, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं या जो भी साथी अलग अलग एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, या बीपीएससी TRE 4 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और 7वां क्लास के जो भी बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूं और डेली अपडेट करूं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।